नमस्कार साथियों, मैं रामेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में। आप सभी लोग जानते हैं कि आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी के एक नए सेक्शन के बारे में, एक नए टॉपिक के बारे में। जैसा हम लोग रेगुलर करते हैं कि हम लोग डेली यहाँ पे एक नया टॉपिक लेते हैं और उस नए टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज भी साथियों हम लोग वैसे ही करने वाले हैं, पॉलिटी के एक नए टॉपिक को लेंगे और डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय। तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। इससे रिलेटेड अभी तक जो भी क्वेश्चंस आए होंगे किसी भी एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आने वाले जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा यूनियन का, ठीक है, जो आपका पार्ट 5 है। पार्ट 5 बच्चों यहाँ पे बात करता है यूनियन के बारे में। किसकी बात करता है? तो पार्ट 5 बच्चों यहाँ पे यूनियन की बात करता है। और यूनियन यानी संघ, यूनियन यानी संघ। और जो संघ है, इस संघ को हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा 3 पार्ट है? पहला पार्ट तो बच्चों आपका है जिसे हम लोग कहते हैं कार्यपालिका, कार्यपालिका, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। दूसरा पार्ट होता है बच्चों इसका विधायिका, जिसे आप लोग व्यवस्थापिका भी कहते हैं कई बार, विधायिका, और इसे इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव, इसे इंग्लिश में लेजिस्लेटिव कहते हैं। ठीक है बच्चों। और तीसरा पार्ट होता है बच्चों न्यायपालिका, और न्यायपालिका को इंग्लिश में कहते हैं जुडिशरी, न्यायपालिका। और तीसरा जो न्यायपालिका है इसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग जुडिशरी, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जुडिशरी। और ये जो जुडिशरी है इसकी जो सबसे अपेक्स बॉडी है इसे हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, इसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है। सवाल यहां पर यह कि किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया। तो पहले बच्चों आपका जो पार्ट 5 है, इस पार्ट 5 में यूनियन के बारे में डिस्कस किया गया, और इसी यूनियन का आपका पार्ट है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि आपका जुडिशरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? पार्ट 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट 5, यानी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका डी, क्वेश्चन नंबर 1 का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। व्याख्याकार मतलब जिसे यहाँ पे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, और दूसरा है आपका संरक्षक यानी गार्जियन कैसे कहते हैं। तो आप सभी लोगों को ये बात पता होगा कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके सुप्रीम कोर्ट को है। और अगर पूछे गार्जियन, गार्जियन का मतलब क्या होता है? गार्जियन का मतलब होता है कि उसकी रक्षा करने का अधिकार। तो जो भारतीय संविधान है इसकी रक्षा करने का अधिकार आपको दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा सी, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है। मतलब जो भारतीय संविधान है इसकी व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है। चाहे आपसे व्याख्याकार पूछे, चाहे आपसे मुख्य अधिकारी पूछे, या फिर संरक्षक पूछे, इन तीनों सवालों का एक जवाब होगा और वो होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय, और वो होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों आपका डी यानी सर्वोच्च न्यायालय। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि भारत में जो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसके लिए एक एक्ट लाया गया था, और इस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके माध्यम से 1774 में कलकत्ता में, इसके माध्यम से 1774 में, और कहां पर साथियों? तो कलकत्ता में, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का गठन किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जब 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया जाता है तो इसके सीजे कौन होते हैं, तो बच्चों इसके आपके सीजे होते हैं, इसके आपके सीजे होते हैं एलिजा इम्पे जी। कौन होते हैं इसके सीजे? तो इसके सीजे होते हैं आपके एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे के अलावा यहाँ पर 3 आपके अदर जजेस होते हैं, 3 यहाँ पे आपके अदर जजेस होते हैं। तो सवाल आपके यही पूछ रहा था कि किस एक्ट के माध्यम से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया जाता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के माध्यम से। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ए, क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5।
कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 के संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, या भारतीय संविधान के द्वारा। तो आप सभी लोगों को ये बात पता है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये लगभग 70% आपका कॉपी किया गया था 1935 के एक्ट को। और जो सबसे पहले स्वतंत्र भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय का दर्शन मिलता है वो आपके 1935 में यहां पर दिखाई देता है। तो यहाँ पे 1935 में सर्वोच्च न्यायालय को प्रॉपर्ली स्टैब्लिश किया गया, जिसकी चर्चा आपके भारतीय संविधान में की गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके माध्यम से की गई? तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से की गई, बट फाइनली यहाँ पे भारतीय संविधान के द्वारा इसे स्थापित किया गया। इसलिए इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है? प्यारे बच्चों ये सवाल कह रहा है कब की? 1950 की बात कर रहे हैं। और 1950 में यहाँ पे 1950 की अगर बात करें तो 1950 में यहाँ पे सीजे थे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इसके अलावा 7 आपके अदर जजेस हुआ करते थे, 7 आपके यहाँ पे अन्य जजेस हुआ करते थे। टोटल इस तरह से यहाँ पर आपके कितने जजेस थे? तो टोटल आपके यहाँ पे 8 जजेस थे। कितने जजेस थे? तो टोटल आपके यहाँ पे 8 जजेस थे। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कितने हैं, तो बच्चों आपके वर्तमान में है, वर्तमान में आपके कितने जजेस हैं? सीजेआई और प्लस 33 आपके अदर जजेस हैं। तो यहाँ पे सीजे और प्लस 33 यहाँ पे अदर जजेस हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने हो गए? तो टोटल यहाँ पे आपके 34 जजेस हो गए। कितने जजेस हो गए? तो यहाँ पे आपके 34 जजेस हो गए। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये आपका जो 34 जजेस का कॉन्सेप्ट है ये आपका कब से लागू हुआ? तो बच्चों ये आपका 2019 से लागू हुआ। कब से लागू हुआ? तो ये आपका 2019 से लागू हुआ। अब सवाल बनता है कि 2019 के पहले भारत में कितने जजेस हुआ करते थे? तो 2019 के पहले यहाँ पे भारत में आपके 31 जज हुआ करते थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2019 के पहले 2019 के पहले यहाँ पर कितने जजेस हुआ करते थे? तो 2019 के पहले यहाँ पे आपके 31 जजेस हुआ करते थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये आपके 2019 के पहले 31 जजेस कब से थे? तो बच्चों ये आपके 2009 से, 2009 से लेकर 2019 तक आपके 31 जजेस थे। 2019 में फिर यहाँ पे परिवर्तन किया गया और इस तरह से आपके यहाँ पर कितने जजेस हो गए? तो टोटल यहाँ पे आपके जजेस, नंबर ऑफ जजेस हो गए 34। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा 7, यानी बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि सवाल हमारा कह रहा था कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की गई? तो यहाँ पे बच्चों आपके 7 न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका बी, क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया? आप लोग कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया? तो बच्चों यहाँ पे आपके वर्तमान में आपके टोटल नंबर ऑफ जजेस हैं आपके 34। कैसे? तो जीरो, तो टोटल 34 कैसे? तो आपके जो सीजीआई होंगे, सीजीआई के अलावा आपके 33 यहाँ पे अदर जजेस हैं, 33 यहाँ पे आपके अदर जजेस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है सभी को? आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले सवाल की, अगले सवाल की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या विधि मंत्रालय? तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे अगर नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाना हो या घटाना हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर्स है इन पावर्स को घटाना या बढ़ाना हो, तो ये समस्त अधिकार आपके किसके पास है? तो जो आपकी संसद है, जो आपकी पार्लियामेंट है, ये समस्त अधिकार उसके पास है। तो इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद, यानी सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी जरूरी है? यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बता रहे कौन सी यहाँ पे योग्यता होनी चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पे जज बनना है सर्वोच्च न्यायालय का, तो यहाँ पे क्या क्या अर्हता होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये पहली शर्त है। यहाँ पे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये यहाँ पे पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है कि 5 साल तक, 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट या उससे ऊपर के कोर्ट्स जो हैं वहां पर आपका ये क्या रह चुका हो, वहां पर आपका जज रह चुका हो। तो 5 साल तक ये न्यायाधीश रह चुका हो, न्यायाधीश रह चुका हो। कहां पर रह चुका हो? तो आपके हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है,
10 साल तक, 10 वर्ष तक ये व्यक्ति वकालत कर चुका हो, यानी कि आपका यहाँ पे एडवोकेट रह चुका हो, एडवोकेट रह चुका हो यानी वकालत कर चुका हो, ठीक है। तो कहां पर? हाई कोर्ट में। इसके अलावा राष्ट्रपति की नजर में या पारंगत विधि वेत्ता हो, राष्ट्रपति की नजर में, राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधि वेत्ता हो, पारंगत विधि वेत्ता हो, ठीक है। ये बातें यहाँ पे बोली गई हैं। अगर यहाँ पे इतनी सारी बातें मैच करती है तो वो व्यक्ति यहाँ पे इनमें से कोई भी बात अगर मैच करती है, मतलब ये वाली छोड़ के इन तीनों में से जो भी इन तीनों में से अगर कोई सी भी बात उस व्यक्ति को मतलब वो व्यक्ति फॉलो करता है, मतलब उससे मैच करती है, तो वो व्यक्ति यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बन सकता है, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पे सवाल क्या कह रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निम्न में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, ठीक है, एकदम सही बात है। वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका। अधिवक्ता मतलब होता है एडवोकेट, अधिवक्ता मतलब होता है एडवोकेट, और एडवोकेट का मतलब होता है वकील, एडवोकेट का मतलब होता है वकील, ठीक है। तो 10 वर्ष तक वो व्यक्ति वकील रह चुका हो। यह राष्ट्रपति की नजर में वह एक पारंगत विधि वेत्ता हो। पारंगत विधि वेत्ता का मतलब है कि कानून का अच्छा खासा जानकार है। जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अच्छी खासी जानकारी होगी, जिन्हें अमेरिका का भी कानून पता होगा, भारत का भी कानून पता होगा, ब्रिटेन, चाइना, पाकिस्तान, जितने भी कंट्रीज है, मोस्टली कंट्रीज का यहाँ पे उन्होंने कानून पढ़ा होगा। उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर राष्ट्रपति को ये बात पता चल जाए कि आप लोगों में से इतने भी इंटेलिजेंट लोग हैं कि जिन्हें हर देश का कानून पता है या मैक्सिमम देशों का कानून पता है, तो राष्ट्रपति उनको बुलाएगा, बोलेगा एक काम करो, आपको हम सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? सबसे पहली बात तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जजेस को अपॉइंट किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो साथियों यहाँ पर आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 2 के तहत यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के तहत यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन करता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो भी यहाँ पे राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। और अगर आपसे पूछा जाए किस व्यवस्था के तहत अपॉइंट किया जाता है, तो पहले बच्चों उनके उनके लिए यहाँ पे कॉलेजियम व्यवस्था प्रयोग की जाती है, कॉलेजियम व्यवस्था, ठीक है। तो कॉलेजियम व्यवस्था के तहत यहाँ पर उन्हें अपॉइंट किया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने यहाँ पर एग्जामपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है, तो जरूर से जरूर डाउनलोड करें। यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, एग्जामपुर सर्च करना है, इंस्टॉल करना है, ओपन करना है, लेट्स रजिस्टर पे क्लिक करके नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पासवर्ड, फोन नंबर, किस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सारी डेटा की एंट्री करके रजिस्टर कर देना है। अगर आप एग्जामपुर के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों को मिल रहा है फ्री ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है। फ्री ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां पर जिस कोर्स के आप लोग तैयार, जिस एग्जाम के आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम के बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे इस एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़े हैं। और अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपका कंपटीशन उनके साथ होगा और आप जज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, ठीक है। तो जो लोग वाकई में यहाँ पे सफलता पाना चाहते हैं तो जरूर से जरूर ज्वाइन करें ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है बेहतरीन, जो इंडिया के बेहतरीन टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, उनका मार्गदर्शन आप लोगों को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही है। जैसे आपको बुक्स फ्री में मिल जाएगा, क्विज आपको फ्री में मिल जाएगा, जॉब अलर्ट, प्रीवियस ईयर की पीडीएफ, लाइव टेस्ट और फ्री कोर्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इतनी सारी चीजें बच्चों आप लोगों को यहाँ पे फ्री में मिल रही है। तो जिन लोगों ने अभी तक एग्जामपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से जरूर आप सभी लोग एग्जामपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगले सवाल है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद? तो आप सभी लोगों को पता है कि उच्चतम न्यायालय के
न्यायाधीशों, अभी किसके बारे में पूछा था? मुख्य न्यायाधीश के बारे में सवाल था। अब यहाँ पे पूछ रहा है न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। प्यारे बच्चों, आपसे चाहे पूछे मुख्य न्यायाधीश के बारे में, आपसे चाहे मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछे, मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछे, या फिर आपसे पूछे न्यायाधीश के बारे में, तो इन सभी लोगों को, न्यायाधीश के बारे में, इन सभी लोगों को अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर होगा ए यानी राष्ट्रपति। ए यानी राष्ट्रपति इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत के एक्टिंग सीजीआई है, हाँ, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि किस आर्टिकल के तहत, किस आर्टिकल के तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? तो आप सभी लोगों को पता है कि आर्टिकल 126 के तहत मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। सवाल ये उठते हैं कि सर ये बताओ कि जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होता है इसकी नियुक्ति क्यों की जाती है? तो आप सभी लोगों को ये बात पता है कि जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होता है इसकी नियुक्ति इसलिए की जाती है कि सपोज करिए जैसे वर्तमान में जो अभी वर्तमान में सीजीआई है, मान लो छुट्टी पे चले गए या किसी कारण बस अपना कार्य करने में असमर्थ है, तो क्या करें? उस समय के लिए लोकसभा में आपकी जो सर्वोच्च न्यायालय है वहां पे ताला लगा दे, लॉक कर दे कि भाई जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आएंगे तब ताला खोला जाएगा, सदन की सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को संचालित किया जाएगा। क्या यह किए जाए? नहीं बच्चों, ऐसे टाइम पे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, तो अगर वो छुट्टी में है तो उनकी स्थान पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर लिया जाता है। और ये जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होता है इसके पास वही पावर्स होते हैं, वही सारी शक्तियां होती है जो आपके मुख्य न्यायाधीश के पास होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल कह रहे हैं कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है? नहीं करता है। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं करता है, राष्ट्रपति। एकदम सही बात है। तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करके जवाब देना है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को ये बात पता है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में किससे ये परामर्श करते हैं? सबसे पहली बात कि जो आपके अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो आपके अन्य न्यायाधीश होते हैं, ये आपके अन्य न्यायाधीश किस आर्टिकल के तहत, किस आर्टिकल के तहत अपॉइंट किए जाते हैं? तो साथियों, आपके आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 2 के तहत ये आपके अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा किया जाता है तो आपको याद रखना है कि ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और सवाल क्या कह रहा है कि किसकी सलाह लेना यहाँ पे अनिवार्य है, कि नियुक्ति किससे परामर्श करके किया जाता है? तो जो आपके सीजीआई है, जो आपके सीजीआई है, सीजीआई के परामर्श, सीजीआई के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। सीजीआई के परामर्श से यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ए। इसका क्या आंसर होगा? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ए, क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ये आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहली बात, तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जब भी कभी सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कम, जैसे आपको पता है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस है। सपोज करिए अब 34 जजेस है और मान लो 14 जजेस अभी वैकेंट है, मतलब उनका जो पोस्ट है वो वैकेंट है, वर्तमान में आपके 20 जजेस काम कर रहे हैं। तो अब तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि 34 लोगों का काम 20 लोगों से करवा दिया जाए। सपोज करिए हमने 34 लोगों का काम 20 लोगों से कराना स्टार्ट कर दिया, उनको रात दिन एकदम चेयर में बैठा के कि नहीं जज साहब आपको ये काम करना है, ये फैसला सुनाना है, और जज साहब का दिमाग खराब हो गया काम करते करते, थक गए जज साहब, पता चले किसी को माफ करना है उसको मृत्युदंड उठा के दे दिया, और किसी को मृत्युदंड देना है उसको उठा के माफ कर दिया। ठीक है, तो कलम तो चल सकती है ना। ठीक है, तो ऐसे समय में क्या किया जाता है कि जब भी कोरम पूरा ना हो, जब भी कोरम पूरा ना हो तो कोरम को पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी जाती है। ठीक है, तो सवाल आपके ये पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस? सबसे पहली बात, जो तदर्थ न्यायाधीश है, जो आपके तदर्थ न्यायाधीश है, तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा किस आर्टिकल में की गई? अगर आपसे ये बात पूछे तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 127 में की गई। किस आर्टिकल में की गई? तो आर्टिकल नंबर 127 में की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपको याद रखना है नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए
अगर आपसे पूछा जाए, सॉरी नियुक्ति कह रहा है ना, सॉरी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, आपके सीजीआई के द्वारा की जाती है, बट राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति यहाँ पे जरूरी है, पूर्व अनुमति यहाँ पे जरूरी है। क्लियर है सभी को? आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा। अब सवाल हमारा क्या कह रहा था, सवाल हमारा कह रहा है कि जो तदर्थ न्यायाधीश का कॉन्सेप्ट है कहां से लिया गया साथियों, तो बच्चों ये आपका फ्रांस से लिया गया। कहां से लिया गया, तो ये आपका फ्रांस से लिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला सवाल है 15। 15 कहता है कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, एकदम सही बात है, प्रावधान है कहां पर है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या जनपद और या सत्र न्यायालय। प्यारे बच्चों सबसे पहली बात कि किस आर्टिकल के तहत किया जाता है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, तो आर्टिकल नंबर 127 के तहत किया जाता है। दूसरा सवाल यह है कि जो आपके तदर्थ न्यायाधीश हैं क्या ये केवल सर्वोच्च न्यायालय में इनको स्थान मिलेगा। प्यारे बच्चों जैसे हम बात करें यहाँ पे तदर्थ न्यायाधीश की, तो आप सभी लोगों को ये बात पता है कि जो कोरम है वो आपका कहीं भी अधूरा हो सकता है, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे आपका हाई कोर्ट हो, चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट। तो जहां कहीं भी नंबर ऑफ जजेस कम होते हैं तो नंबर ऑफ जजेस को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त न्यायाधीश को बुला लिया जाता है या उनको कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रख लिया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं तदर्थ न्याय। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आपका करेक्ट आंसर होगा आपका इनमें से सभी में, इनमें से सभी में। तो करेक्ट आंसर हो गया डी, क्वेश्चन नंबर 15। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, कब यहाँ पे नियुक्ति होती है, कमेंट करके सभी लोग जवाब देंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कब होती है, कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं तब, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होते तब, न्यायाधीश के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है तब। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे तदर्थ न्यायाधीश की पूर्ति तब की जाती है जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कम हो, यानी कि इनका जो कोरम है, इनकी जो गणपूर्ति है वो पूरी ना हो, उस केस में यहाँ पे तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर होगा डी, क्वेश्चन नंबर 16। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। 17 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहली बात तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जो तदर्थ न्यायाधीश है ये किस आर्टिकल के तहत अपॉइंट किए जाते हैं, यानी किस आर्टिकल के तहत इनको नियुक्त किया जाता है। आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करके जवाब देना। चलिए, तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आप सभी को पता है नियुक्ति की जाती है आपके सीजीआई के द्वारा। किसके द्वारा, सीजीआई के द्वारा, बट राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, पूर्व अनुमति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 17। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। 18 बात कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपको वकील होना चाहिए, आपको वकील होना चाहिए कम से कम 10 वर्ष, 10 वर्ष तक आप वकालत कर चुके हो, या फिर आप यहाँ पे जज, और जज कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक आप यहाँ पे जज रह चुके हो, या फिर आप राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधि वेत्ता हो। कैसे विधि वेत्ता हो, पारंगत विधि वेत्ता हो, कानून के जानकार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर है सभी को, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बात करता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं, कितने साल तक ये अपने पद पर रहेंगे, आप लोग कमेंट करके जवाब देना। 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 58 वर्ष। प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि उच्चतम न्यायालय किसकी बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। और आपको ये बात पता है कि सुप्रीम कोर्ट का के जो जजेस का टेन्योर होता है वो आपका कितने वर्ष तक होता है, 65 वर्ष तक। मतलब आपकी जो एज है 65 वर्ष तक आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल किन आधारों पर, प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है। प्यारे बच्चों आप सभी को ये बात पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना है तो यहाँ पर महाअभियोग के माध्यम से हटाए जाते हैं, यानी इंपीचमेंट लाने की यहाँ पे जरूरत होती है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर इंपीचमेंट तो लाया जाता है,
बट क्या आधार होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो आधार के आधार पर, दो आधारों के बिहाफ पर सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटाया जा सकता है। पहला आपका आधार होता है कदाचार, पहला आपका आधार होता है कदाचार, और दूसरा आधार होता है आपका क्या, असमर्थता, असमर्थता। ठीक है, तो इन दो आधारों पर आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, इसका आपका करेक्ट आंसर होगा सी, इसका आपका करेक्ट आंसर होगा सी, क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला सवाल है 23, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाअभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है, किस तरह के यहाँ पे महाअभियोग का प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे विशेष बहुमत की जरूरत होती है। कैसे बहुमत की जरूरत होती है, विशेष बहुमत की जरूरत होती है। अब सवाल उठता है कि विशेष बहुमत क्या है, सवाल उठता है कि यहाँ पे विशेष बहुमत क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो विशेष बहुमत है वो दो तरह के बहुमत का से मिलकर बनता है। ठीक है, कौन कौन से दो तरह के बहुमत से मिलकर बनता है, कौन कौन से दो तरह के बहुमत से मिलकर बनता है। एक तो आपका जो साधारण बहुमत है, ठीक है, जो आपका साधारण बहुमत है। और साधारण बहुमत क्या होते हैं, साधारण बहुमत क्या होते हैं, साधारण बहुमत का मतलब होता है कि 50% प्लस वन, 50% प्लस वन, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका साधारण बहुमत कहलाता है। इसके अलावा जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं और जितने लोग यहाँ पे वोट कर रहे हैं, इसका आपका कितना, टू थर्ड, इसका आपका कितना, टू थर्ड, इतने लोग यहाँ पे जब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका विशेष बहुमत कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, तो ये आपका विशेष बहुमत कहलाता है। तो आप लोगों को ये बात पता होगा कि यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए दो प्रकार विशेष बहुमत की जरूरत होती है, और ये जो विशेष बहुमत होता है ये एक तरह से दो बहुमत को मिलाकर बनाएगा। क्लियर है सभी को, आई होप क्लियर हो। चलिए अब यहाँ पे मैंने आपको ये बात बता दी। अब कह रहा संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा, तो ये आपका गलत हो गया है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा, ये भी आपका यहाँ पे गलत हो गया है। अगला है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला सवाल है 24 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है, इनको हटाने का आदेश कौन जारी कर सकता है, कमेंट करके आप लोगों को यहाँ पे जवाब देना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें, किसकी बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन देता है। तो बच्चों जैसे ही यहाँ पर महाभियोग का आदेश पारित हो जाता है, महाभियोग महाभियोग साबित हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद फिर यहाँ पर राष्ट्रपति एक अनाउंसमेंट करते हैं रिटर्न में कि ये जो व्यक्ति है, जज के रूप में जो व्यक्ति है XYZ, इस व्यक्ति को इसके पद से हटाया जाता है। तो यहाँ पे जो फाइनल अनाउंसमेंट होता है वो किसका होता है, तो बच्चों आपके भारत के राष्ट्रपति का होता है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला सवाल है 25 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल है। किसके खिलाफ यहाँ पर 11 मई 1993 को महाभियोग लाया गया और वो यहाँ पे असफल रहा। आप लोगों को कमेंट करके जवाब देना है। ठीक है, कमेंट करके बताओ किसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। तो 1993 पे यहाँ पे वी रामास्वामी के खिलाफ यहाँ पे आपका अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो कि पहला अविश्वास प्रस्ताव था, बट ये बाद में आपका विफल रहा था, ये आपका सफल नहीं हो पाया था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो इसके बाद जिन लोगों ने अभी तक एग्जाम्पल का, ये उन बच्चों के लिए बातें बता रहा हूं जो बच्चे यहाँ पर नए हैं, जो बच्चे यहाँ पर मेरे साथ रेगुलर जुड़े हैं, उन बच्चों के लिए ये सारी जानकारी पहले से उनको पता होगी, तो उनके लिए जानकारी नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं सर बहुत सारी चीजें आप बार बार बताने लगते हैं ये एप्लीकेशन के बारे में, तो ये उन बच्चों के लिए जो यहाँ पर नए हैं, जो मेरे साथ यहाँ पर पहली बार जुड़े। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए। तो जिन लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल का ऑफिशियल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है, डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, मिल रहे हैं। क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले, पहले उसके पहले मैं आपको बता दूं कैसे डाउनलोड करना। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पर जाना है, एग्जाम्पल सर्च करना है, इंस्टॉल करना है, ओपन करना है। लेट्स रजिस्टर पे क्लिक करके नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पासवर्ड, फोन नंबर, किस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, आई एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना। अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को फ्री में मिल रही है वो क्या है, वो आप लोगों को मिल रही है फ्री ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
उन सभी एग्जाम से रिलेटेड फ्री ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, ठीक है, जहां पर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ऑल इंडिया के स्कॉलरशिप टेस्ट है, आप इसको जरूर से जरूर सभी लोग ज्वाइन करें, ठीक है बच्चों। तो आप जिन लोगों ने अभी तक एग्जाम इसको नहीं ज्वाइन किया है, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट को, इसको जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ आप लोगों को इस एप्लीकेशन के माध्यम से एक बेस्ट टीम मिल रही है, बहुत सारा आपको कंटेंट जैसे करंट अफेयर, बुक्स, पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड की जा रही है एग्जामपुर की तरफ से, ठीक है। तो जरूर डाउनलोड करें, यहाँ पे आपको पेड कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, बुक्स मिलेगी, क्विज मिलेगा, जॉब अलर्ट, प्रीवियस ईयर्स का पीडीएफ, लाइव टेस्ट, फ्री कोर्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सारी चीजें बच्चों आप लोगों को यहाँ पे फ्री में मिल रही है। तो जरूर से जरूर इसे आप लोग डाउनलोड करें। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 80,000, 90,000, 1 लाख या 2,80,000? तो पहले बच्चों आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, किसकी बात कर रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, जी हाँ। तो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं कि जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, इनका जो वेतन होता है, कितना होता है इनका वेतन? इनका साथियों आपका वेतन होता है 2,80,000। कितना होता है? तो इनको वेतन दिया जाता है 2,80,000 रुपए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा डी। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 26। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 80,000, 90,000, आपका 1 लाख या 2.5 लाख? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आपके अदर जजेस हैं, यहाँ पे आपके जो अदर जजेस हैं, इन अदर जजेस को कितना वेतन दिया जाता है? तो इन अदर जजेस को यहाँ पे वेतन दिया जाता है 2,50,000, 2,50,000 रुपए इनको वेतन दिया जाता है। अगर यहाँ पे बात करें अलाउंसेस, अलाउंसेस की बात करें तो इनको कितना अलाउंसेस दिया जाता है? तो बच्चों यहाँ पर इनको 34,000 के अलाउंस दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा डी। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 27। अगला सवाल है 28। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? प्यारे बच्चों ये बात है आपके 1969, 1969 में एक केस हो गया था। केस क्या हो गया था? यहाँ पे जो आपके राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो जो उपराष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। अचानक जब यहाँ पे राष्ट्रपति को चुनाव होने लगा तो उपराष्ट्रपति को लगा यार इसके बाद तो फिर से मैं उपराष्ट्रपति बन जाऊंगा, क्यों ना मैं यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए अप्लाई करूं। तो उन्होंने यहाँ पे निर्वाचन में खड़े हो गए, और जब यहाँ पे उपराष्ट्रपति निर्वाचन में खड़े हो गए तो उनको उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र देना पड़ा, क्योंकि आप ऐसा तो हो नहीं सकते कि आप लाभ के पद पर हो और फिर भी आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़े। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहली शर्त होती है कि आप लाभ के पद को ना धारण किए, पागल और दिवालिया ना हो, ये यहाँ पे शर्तें होती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि उनको यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना था, तो इसकी वजह से उन्होंने फिर यहाँ पे अपना पद त्याग दिया, और जब उन्होंने अपना पद त्याग दिया तो अब पूरे पद खाली हो गए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया। तब यहाँ पे 1969 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, एक संविधान संशोधन जोड़ा, और संविधान संशोधन क्या जोड़ा गया? इस पे संशोधन क्या जोड़ा गया? इस पर संशोधन ये जोड़ा गया कि जो आपके सीजीआई होंगे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वो सीजीआई यहाँ पे कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इस समय 1969 पे आपके जो सीजीआई हुआ करते थे उनका नाम हुआ करता था एम हिदायतुल्लाह। क्या नाम हुआ करता था? एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायत। तो इस तरह से जो आपके उस समय सीजीआई थे एम हिदायतुल्लाह को यहाँ पे एक चांस मिलता है, एक मौका मिलता है कि वो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो इस तरह से आपके 1969 पे सबसे पहले जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाएंगे वो उनका नाम था आपके एम हिदायतुल्लाह, मतलब जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, कि अगर यहाँ पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होंगे उनको यहाँ पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे नियुक्त किया जा सकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो किसने यहाँ पे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने यहाँ पे काम किया। और ये बात कब की है? ये बात है आपके 1969 की। 1969 में क्या होता है? जो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद यहाँ पे खाली होता है, तो यहाँ पे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं क्या? केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, या किसी भी न्यायालय पे नहीं? तो प्यारे बच्चों जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वो रिटायरमेंट के बाद
मतलब जब वो रिटायर हो जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद आपके किसी भी न्यायालय पे वो वकालत नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 30। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आप लोग कमेंट करके जवाब दें। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति, संसद या मंत्री परिषद को? तो किसको प्राप्त है बच्चों ये? तो ये यहाँ पे अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने या घटाने का जो अधिकार है वो आपके संसद को प्राप्त है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, 30। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? चूंकि सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पे बात करें उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय में अगर राज्यपाल से परमिशन ले ली जाए, और राज्यपाल से कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। अगर यहाँ पे राज्यपाल राष्ट्रपति से परमिशन ले ली जाए, ले ले कि हम अपने हाईकोर्ट में इंग्लिश के अलावा हिंदी का प्रयोग करना चाहते हैं, मतलब हिंदी को हम लोग यहाँ पे प्रयोग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हिंदी को एक राज्य के लिए या ये कहो कि उच्च न्यायालय के लिए यहाँ पे उसको परमिशन दे दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 32। क्लियर आंसर होगा बी 32 का। अगला सवाल है 33। 33 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकती है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, अधीनस्थ न्यायालय या निर्वाचन आयोग? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आपकी सर्वोच्च न्यायालय है ये आपकी अपेक्स बॉडी है। जितने भी भारत के अंदर न्यायालय हैं इन सभी की अपेक्स बॉडी है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अंडर या उसके अंडर में या उसके अधीनस्थ आने वाले किसी भी न्यायालय का जांच कर सकती है, उसका निरीक्षण कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। 34 कह रहा है भारत में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है, संसद के अधीन है, भारत के राष्ट्रपति के अधीन है या प्रधानमंत्री के अधीन है? प्यारे बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की जो न्यायपालिका है वो कैसी न्यायपालिका है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। एटोनॉमस कंट्री, एटोनॉमस आपकी बॉडी है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, क्वेश्चन नंबर 34 का। अगला सवाल है भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? तो आप सभी को पता है विकेंद्रीकृत है। नहीं, जितने भी भारत में न्यायालय हैं इन सभी की आपकी अपेक्स बॉडी एक ही है, और वो अपेक्स बॉडी क्या है? वो आपकी सर्वोच्च न्यायालय है। तो भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है साथियों? तो बच्चों इसका स्वरूप है आपका एक ही, इंटीग्रेटेड न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 35 का। अगला सवाल है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? आपने आर्टिकल नंबर 71 पढ़ा, आर्टिकल नंबर 71 पढ़ा। आर्टिकल 71 क्या बात करते हैं? आप सभी लोगों को ये बात पता है कि आर्टिकल 71 बात करता है कि अगर कभी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाता है तो ये जो डिस्प्यूट है इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को है। ये यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का जो अधिकार है वो आपके सुप्रीम कोर्ट। एक और इंपॉर्टेंट बात अगर आपसे पूछूं मैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि एमएलए या एमपी से रिलेटेड अगर कोई इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो इस डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करता है? तो अगर यहाँ पर विधायक या सांसद के इलेक्शन से रिलेटेड कोई विवाद है तो ये विवाद आपका निर्वाचन आयोग के द्वारा रिजॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि आप लोगों को ये बात पता है कि निर्वाचन आयोग यहाँ पे एक सेमी जुडिशरी बॉडी है, एक आपकी अर्ध न्यायिक संस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपका सर्वोच्च न्यायालय। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका सी, सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 71 के माध्यम। अगला सवाल है 37, सॉरी 37। अगला सवाल 37 कह रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, और यह अधिकार उसका कैसा अधिकार है? कमेंट करके आप लोगों को यहाँ पे जवाब देना है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इस डिस्प्यूट को सुलझाने का अधिकार आपके सर्वोच्च न्यायालय को। और सर्वोच्च न्यायालय का कैसा अधिकार है ये? तो सर्वोच्च न्यायालय के बच्चों ये आपका फंडामेंटल राइट। कैसा राइट है? तो ये आपका फंडामेंटल राइट, ये आपका फंडामेंटल राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ए, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 37। क्लियर है सभी को? आई होप आप सभी लोगों को क्लियर। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, और क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है देखते हैं फटाफट से।
क्वेश्चन नंबर 38 कहते हैं राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? न्याय मंत्री, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर 143, आर्टिकल नंबर 143। और ये आर्टिकल 143 क्या कहता है? आर्टिकल 143 कहता है कि अगर कभी कोई ऐसा मुद्दा है जो कि आपका जनहित याचिका से जुड़ा है, मतलब जनहित से जुड़ा है, यानी मतलब पब्लिक इंटरेस्ट का कोई विषय है, या फिर कोई ऐसा मुद्दा है जो संविधान के लागू होने के पहले का मुद्दा, इन दोनों मुद्दों पर राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं आर्टिकल 143 के माध्यम से। ये अधिकार राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति यहाँ पे इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अगर आप कहो राज्यपाल के पास भी है, तो राज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं, ठीक है। और अगर आप सोचो कि क्या मैं राष्ट्रपति बन के अपने जो पर्सनल मुद्दे हैं उनके संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट से भी सलाह ले सकता हूँ? नहीं, आप उन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह नहीं ले सकते। ये बात आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 38 का। अगला सवाल है 39। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया किस आर्टिकल के तहत? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है आर्टिकल 143 के तहत, आर्टिकल नंबर 143 के तहत। और आर्टिकल 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति यहाँ पे सलाह ले सकते हैं। किससे सलाह ले सकते हैं? तो राष्ट्रपति यहाँ पे सलाह ले सकते हैं किससे? सर्वोच्च न्यायालय से, यानी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले, सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर सलाह। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, क्वेश्चन नंबर 39। अगला सवाल है 40 क्या कहता है? 40 क्या कहता है? न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे? उच्च न्यायालय को है, उच्चतम न्यायालय को है, राष्ट्रपति को या लोकसभा को है? प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन को जो अधिकार है वो किसके पास है? तो वो आपके सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उच्चतम, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 40 का, ठीक है। तो साथियों, इस तरह से आज के हमने सेशन में लगभग 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है, होमवर्क पे आपको यहाँ पे जवाब देना है। होमवर्क हो गया है और ये आपको जवाब देना है। कहां पर देना है जवाब? तो इसका जवाब आपको क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में देना है। कहां पर देना है? कमेंट बॉक्स में यहाँ पे आपको जवाब देना है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पे होमवर्क के लिए दूंगा, इनके जवाब आपको यहाँ पे क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा, भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा? तो आपको इसका जवाब देना है। अगला सवाल है 42। उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण, देश की न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण, या संविधान का आवधिक पुनरीक्षण? एक और सवाल आप लोगों के लिए लास्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्राधिकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरणों का समालोचन कर सकता है, या किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है? तो बच्चों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चंस दिए हैं और इनका आंसर आपको देना है 3 क्वेश्चंस के। और इसका आंसर आपको कहाँ देना है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहां पर देना है? कमेंट बॉक्स में, सभी बच्चों, ठीक है साथियों। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे 43 क्वेश्चंस कर लिए हैं। और इसके अलावा जो लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो सभी लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वो सभी लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आपके फेसबुक और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, किसी भी माध्यम से आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आई होप आप लोगों को मेरी क्लास यहाँ पे पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। बंद कर दो भाई।